हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मेरा नाम है अमन बहल और आज की क्लास द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल पे बेस्ड है। ये आर्टिकल लिखा गया है एक मिस्टीरियस डिसीज़ पे, एक लाइलाज बीमारी पे जो बहुत तेज़ी से भारत में फैल रही है। ना इसका कोई ट्रीटमेंट है, ना इसका कोई डायग्नोसिस है, ठीक से पता भी नहीं लगता ये बीमारी क्यों होती है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है रीडिंग के सहारे ग्रामर को और वोकैब को तीनों को इम्प्रूव करवाना। अगर आप क्लास में नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। जिस तलाश में आप यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीखने की, 5 मिनट की क्लास में आपको लगेगा कि वो तलाश आपकी यहाँ आके पूरी होती है। मेरी क्लासेस के सभी नोट्स, सभी पीडीएफ्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, YT योर इंग्लिश ट्यूटर। आपको सर्च करना है टेलीग्राम में @योर इंग्लिश ट्यूटर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। सही वाला ज्वाइन करना, 27-28 हज़ार जिसमें लोग हैं। और इन क्लासेस के साथ साथ अपने एग्जाम्स की स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करने के लिए आप डाउनलोड करें YT ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आप मेरी गाइडेंस के अंदर अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग स्किल्स का कोर्स जिसमें 50 से 60 घंटों में आपको इंग्लिश में लिखना सिखाया जाता है। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, आंसर राइटिंग से लेकर के एसे, प्रेसी और डिस्क्रिप्टिव ऐसे तक, बिल्कुल बेसिक से कोर्स है, आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी रिपब्लिक डे पे इंडिया कोड लगा करके 499 में कोर्स आपको मिलेगा, लेकिन 12 महीने की जगह 15 महीने की वैलिडिटी आपको इसमें मिल रही है। तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी का फ़ायदा उठाएं। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे रिपब्लिक कूपन लगा करके यूपीएससी का कोर्स। इस कूपन को इसलिए लगाना है ताकि आपका प्राइस मिनिमम रहे। यूपीएससी कोर्स में क्या होता है जी, माइग्रेशन करवा देते हैं आपको हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में। यूपीएससी के, सिविल सर्विसेज के, स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर्ड हैं, CSET से लेकर के डिस्क्रिप्टिव आरसी, आंसर राइटिंग, ग्रामर, वोकैब, एवरीथिंग। बैंकिंग और एसएससी के कोर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें बैंकिंग एसएससी का पूरा सिलेबस आपको कवर करवाया जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है आपको भरपूर। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में गिवन है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप, टीम से आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे वाया व्हाट्सएप। फर्स्ट पैराग्राफ है एडिटोरियल का ये। जल्दबाजी कोई है नहीं, कोई ट्रेन आपकी छूट नहीं रही। आराम से वीडियो को पॉज करो, 1 2 3 मिनट जितना टाइम लगे इसको पहले खुद से पढ़ के मीनिंग निकालने की कोशिश करो। चलो, अच्छे बच्चे और अच्छी बच्ची की तरह खुद से ट्राई देना। अब मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, पहले खुद से आप देख लेना। कह रहा है जी, एट द हार्ट ऑफ करंट गुलियन बार सिंड्रोम और GBS आउटब्रेक इन पुणे, वेयर ओवर 100 केसेज ऑफ सस्पेक्टेड GBS हैव बीन रिकॉर्डेड, इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कह रहा है जी, हार्ट में या दिल में, और किसके, ये जो करंट या हाल में चलने वाला अजीब सी बीमारी है जिसका नाम है GBS, फुल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है। कह रहा है जी, इस बीमारी के हार्ट में या दिल में, और इस बीमारी के नहीं, इस बीमारी के फैलाव में, आउटब्रेक होता है किसी भी गलत चीज़ का, अनप्लेजेंट चीज़ का अचानक से फैलना। कह रहा है इस बीमारी के फैलाव में जो पुणे में हुआ है, जहाँ पे 100 से ज़्यादा केसेस जो सस्पेक्टेड हैं, जिन पे सस्पिशन है, जिन पे जो है शक है हमें कि वो GBS के ही होंगे, जो रिकॉर्ड भी किए गए हैं पुणे के अंदर। कह रहा है इस बीमारी के हार्ट में है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक ऐसा इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया की वजह से होता है। समझ गए? स्ट्रक्चर थोड़ी सी टेढ़ी है, अभी करवाऊंगा ये, एक बार इसका मीनिंग देख लो आप। ये बीमारी जो है अगर इसके दिल तक पहुंच जाए, अगर इसकी तह तक पहुंच जाए, दिल मतलब किसी भी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंसान की बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट ही होता है ना। तो कह रहा है जी, किसी बीमारी के हार्ट तक पहुंच जाएं या इसकी तह तक पहुंचे तो आपको पता लगेगा पुणे में होने वाला ये बीमारी, जिसमें 100 से ज़्यादा केसेस हमें मिले हैं, सस्पेक्टेड केसेस, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारी है। चलो अब इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। देखो, ये सेंटेंस इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब सब्जेक्ट बाद में है और वर्ब पहले है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज एट द हार्ट ऑफ द करंट GBS आउटब्रेक इन पुणे। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। पहले आउटब्रेक नाम के वर्ड को देखना। देखिए, किसी भी चीज़ के अचानक से फैलने को बोलते हैं आउटब्रेक। ये एक नाउन है, हिंदी में इसका मतलब होता है फैलाव। ठीक है, इसको स्प्रेड भी बोल सकते हैं, इरप्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आउटब्रेक होता है गलत चीज़ों का, खराब चीज़ों का। जैसे इन्फेक्शन फैल गया, कोई बीमारी फैल गई, डिसीज़ फैल गई, या फिर एक वॉर फैल गई, या फिर एक आग, कहीं पे फायर जो है, वाइल्ड फायर, जंगल की आग फैल गई। तो इस तरह से जब कोई गलत चीज़, अनप्लेजेंट इवेंट फैलता है, उसको अंग्रेजी में बताया जाता है आउटब्रेक से। द आउटब्रेक ऑफ GBS इन पुणे हैज़ अलार्म्ड हेल्थ ऑफिशियल्स। जो आउटब्रेक है या फैलाव है GBS बीमारी का पुणे में, इसने अलार्म कर दिया या चिंतित कर दिया हेल्थ ऑफिशियल्स को। चलो अब ये स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर देखो जी, ऐसा है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपका सेंटेंस किसी प्रेपोजिशन से शुरू हो रहा होगा, ठीक है, और वो जो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, प्रेपोजिशन या उसका ऑब्जेक्ट,
वो वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब से कनेक्ट हो रहा होगा कहीं ना कहीं जाके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इन द मिडस्ट ऑफ द केओस वर स्टैंडिंग अ लॉन फायर फाइटर बैटलिंग द फ्लेम्स। कह रहा है जी बिल्कुल बीचों बीच इस पूरे केओस के, इस पूरी अराजकता के स्टैंड कर रहा था एक अकेला फायर फाइटर यानी आग से लड़ने वाला। और वो स्टैंड कर रहा था लड़ते हुए, बैटल करते हुए फ्लेम से यानी आग की लपटों से। चाहो तो आप ये बाद वाला छोड़ दो, पहले वाला ही देख लो ताकि सेंटेंस आप सिंप्लीफाई करके समझ सको। इस सेंटेंस में ये हुआ जी इन द मिडस्ट ऑफ जो है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और मैंने आपको बताया जब भी प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएं, और ध्यान ये रखना है वो वर्ब से जुड़े हों। ये लॉन फायर फाइटर स्टैंड कर रहा था, और कहाँ स्टैंड कर रहा था? इन द मिडस्ट ऑफ केओस। समझ पा रहे हो? वर्ब स्टैंड से जुड़ा हुआ है इन द मिडस्ट ऑफ। मिडस्ट ऑफ का मतलब होता है बीचों बीच। आप कहाँ खड़े हो? बाजार में खड़े हो, सड़क पे खड़े हो, छत पे खड़े हो, या फिर आप खड़े हो इस पूरी केओस के बीचों बीच में। केओस का मतलब होता है अराजकता। तो जब भी कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज शुरू में आ जाए, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और वो वर्ब से जुड़ा हो, उस केस में आपको वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले रखनी होती है। तो इस केस में सब्जेक्ट है लॉन फायर फाइटर जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और वर्ब रखी गई है वर स्टैंडिंग जो कि एक प्लूरल वर्ब है। तो आपके एग्जामिनर ने आपके मजे ले लिए हैं, स्वाद ले लिए हैं, यहाँ पे वर्ब को आपको वर से वॉज में चेंज करना होगा। ठीक है, तो इस खूबसूरत कॉन्सेप्ट से आपके एरर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक और क्वेश्चन देखो। विद इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री रेस्ट द स्टोरी ऑफ फॉरगॉटन सिविलाइजेशन। पेजेस में हिस्ट्री के या कागजों में, पन्नों में इतिहास के रेस्ट करता है या रखा हुआ है एक स्टोरी जो है भूल गई हुई या फॉरगॉटन सिविलाइजेशंस की या फिर संस्कृतियों की। तो इतिहास के पन्नों में आप तलाशोगे तो कई सिविलाइजेशंस आपको मिलेंगी जो हम भूल चुके हैं, जिनके बारे में बात नहीं करते हैं। अगेन विद इन से शुरू हो रहा है प्रेपोजिशन से। पेजेस ऑफ हिस्ट्री इसका ऑब्जेक्ट है, और ये पेजेस ऑफ हिस्ट्री जो विद इन, ये पूरा प्रेपोजिशन फ्रेज जो है ना, रेस्ट वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। भाई ये फॉरगॉटन सिविलाइजेशन कहाँ रेस्ट करती हैं? ये कहाँ रखी हुई हैं? विद इन द जो है पेजेस ऑफ हिस्ट्री। तो जब भी आपको वेयर का रिप्लाई, वाई का रिप्लाई, व्हेन का रिप्लाई मिल जाए किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज से, वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होगा। और अगेन उस केस में वर्ब जो है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले रखी होगी। सब्जेक्ट है फॉरगॉटन सिविलाइजेशंस, वर्ब आनी चाहिए रेस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे स्टोरी, सॉरी, है ना, स्टोरी जो है वो रखी हुई है, तो स्टोरी की वर्ब होनी चाहिए रेस्ट यानी सिंगुलर। चलिए, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन दिमाग घुमाओगे तो, टेढ़ी उंगली करके समझोगे, समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ एज होमवर्क, क्लास वर्क है आपका। बिटवीन द लाइन्स ऑफ द एंशंट मैन्यूस्क्रिप्ट हाइड्स क्रिप्टिक मैसेजेस। इस लाइन्स के बीचों बीच जो एंशंट मैन्यूस्क्रिप्ट के हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई किताब, तो इस पुरानी हाथ से लिखी हुई किताब की लाइन्स के बीच में छुपी हुई है क्रिप्टिक यानी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी, बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट मैसेजेस। सेंटेंस को सही करना है, स्ट्रक्चर को समझना है, और कमेंट्स में अपना आंसर पोस्ट करें। चलिए बढ़े आगे। कोशिश करता हूँ मैं रीडिंग में साथ साथ ही चीज़ें जो आपकी कवर हो जाए। यहाँ भी एट द हार्ट ऑफ जो है ना, इस वर्ब से जुड़ा हुआ है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज एट द हार्ट ऑफ, ठीक है ना, इस आउटब्रेक इन द पुणे। कह रहा है जी अ हेल्थ इन्वेस्टिगेशन हैज़ रिवील्ड कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी, a bacteria found in contaminated food and water to be behind the first cluster of cases। कह रहा है एक हेल्थ इन्वेस्टिगेशन की गई, एक जो है हेल्थ से जुड़ी हुई जांच हुई, है ना। कह रहा है इस जांच ने रिवील किया, इसने ये बताया, दिखाया कि एक बैक्टीरिया है अजीब से नाम वाला, और ये एक ऐसा बैक्टीरिया है। अब देखो इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये जो बैक्टीरिया है इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कोमा लगा के, कोमा से कोमा के बीच। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो पाया जाता है, फाउंड पाया जाता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में, गंदे या दूषित पानी और खाने में। तो इसने रिवील ये किया कि ये बैक्टीरिया है होता हुआ या पीछे, बिहाइंड, पहले उस क्लस्टर के, पहले उस गुच्छे के जो केसेस का हमारे सामने आया। तो शुरुआती 100, 50, 150 केस जो इसके मिले, सब में ये बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन या प्रदूषण था। चलिए, हेल्थ इन्वेस्टिगेशन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, आगे अ लगा हुआ है, वर्ब भी सिंगुलर है, हैज़ रिवील्ड, परफेक्ट टेंस में इसने ऐसा रिवील किया। रिवील करना यानी किसी चीज़ का खुलासा करना। बैक्टीरिया जो है वो फाउंड होता है, पाया जाता है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में। फाउंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है, बैक्टीरिया के बारे में बता रहा है, वो बैक्टीरिया जो पाया जाता है। समझ पा रहे ना? तो फाउंड यहाँ पे बैक्टीरिया के लिए एडजेक्टिव है। कंटेमिनेटेड यानी जो दूषित हो, जिसमें कुछ मिलावट हो, जो डर्टी या अनसेफ हो, हार्मफुल हो, इसको पोल्यूटेड, डर्टी या इन्फेक्टेड भी बोल सकते हैं। ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज सीरियस इलनेसेस।
पीने का जो काम है, दूषित पानी को, कंटेमिनेटेड वाटर को, सीरियस इलनेसेस को वो कॉज कर सकता है, गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। चलिए, क्लस्टर यानी गुच्छा या ग्रुप। कह रहे जी आगे, इन ऑलमोस्ट ऑल द पेशेंट्स recent case history has shown episodes of gastroenteritis, vomiting, diarrhea, nausea before the onset of the characteristic peripheral numbing of GBS leading to paralysis। सेंटेंस थोड़ा लंबा है और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। कह रहा है जी इन ऑलमोस्ट लगभग सभी में, और किस में, सभी के सभी पेशेंट्स में। कह रहा है जो रीसेंट केस हिस्ट्री है उनकी, जो रिसेंट में उनके साथ जो हुआ उसकी जो हिस्ट्री है उनके केस की, उसने ये दिखाया है परफेक्ट टेंस में। और क्या दिखाया है, कई सारे एपिसोड्स दिखाए हैं, कई सारे कार्यकाल दिखाए हैं, है ना, 2 दिन का, 3 दिन का, 6 घंटे का। और ये एपिसोड्स थे इन 4 बीमारियों के। पहली बीमारी है एसिडिटी, शायद ये गैस्ट्रोएंटेरिटिस वही होती है। दूसरी इनकी प्रॉब्लम थी वॉमिटिंग की। तीसरी इनकी प्रॉब्लम थी डायरिया, है ना, पेट खराब होना। और चौथी थी इनकी नौजिया। नौजिया का मतलब होता है जी मचलना। तो ये चारों चीज़ें इनके साथ हुई, ये उनकी केस हिस्ट्री में पाया गया। और ये चीज़ें कब होती हैं, इससे पहले, बिफोर, इससे पहले कि ऑन सेट हो जाए या शुरुआत हो जाए उस कैरेक्टरिस्टिक पेरिफेरल नंबिंग की जो है जीबीएस में होती है। देखिए, नंबिंग का मतलब होता है सुन पड़ जाना, पेरिफेरल का मतलब होता है बाहर का हिस्सा। अंदर से सुन नहीं पड़ रहे हो आप, बाहर से सुन पड़ रहे हो, आपके हाथ पाँव, है ना। तो और ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक कैरेक्टर का पार्ट है जीबीएस के। जीबीएस बीमारी का कैरेक्टर यही है कि ये आपके हाथ पाँव सुन कर देगी, आपको धीरे धीरे पैरालिसिस की तरफ ले जाएगी। तो ये लीड करते हुए पैरालिसिस की तरफ जब ऑनसेट होता है इस नंबिंग का, उससे पहले पेशेंट्स को कई घंटों या दिनों तक ये 4 तरह की समस्याएं होती हैं। स्ट्रक्चर समझी। रीसेंट केस हिस्ट्री जो है ना, ये है सब्जेक्ट। केस हिस्ट्री ने दिखाया है, हैज़ शोन है इसकी वर्ब, ठीक है, जो है परफेक्ट टेंस में। एपिसोड्स थे इन 4 समस्याओं के, चारों को आपने देख लिया। स्पेलिंग देख लेना डायरिया की। डायरिया की स्पेलिंग अगर आपने ज़िंदगी में नहीं पढ़ी है या देखी है, ध्यान नहीं दिया, तो कभी नहीं लिख पाओगे। डायरिया, RRHOEA लिख के देखो, याद हो जाएगी। नौजिया का मतलब आपको बता दिया, जी मचलना, है ना, स्पेलिंग इसकी भी देख लेना। चलिए अब ये वर्ड देखते हैं। ऑनसेट क्या होता है भाई? ऑनसेट होता है किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत जो खराब चीज़ हो। जैसे कि ऊपर एक वर्ड आया था आउटब्रेक। आउटब्रेक में शुरुआत नहीं होती, आउटब्रेक में फैलाव होता है। ऑनसेट जो है ना वो शुरुआत को बताता है। जब 1 इन्फेक्शन, 2 इन्फेक्शन हुए तो ऑनसेट हुआ बीमारी का। जब ये इन्फेक्शन फैलने लगे, 200 हो गए, तो हो गया आउटब्रेक। दोनों वर्ड्स एक से दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑनसेट में होती है शुरुआत, आउटब्रेक में होता है फैलाव। दोनों अनप्लेजेंट चीज़ों के लिए होते हैं, अच्छी चीज़ों का ऑनसेट या आउटब्रेक नहीं होता। नौजिया ऑफन अकर्स एट द ऑनसेट ऑफ जीबीएस सिंड्रोम। अक्सर आपको नौजिया होगा या फिर जी मचलेगा जब भी शुरुआत होगी जीबीएस के सिम्टम्स की। चलिए, पेरिफेरल यानी बाहर बाहर का। ये वर्ड बना है पेरीफेरी से। पेरीफेरी का मतलब होता है बाउंड्री। आपका घर है ना, ये पेरीफेरी है इसकी, ये इसकी बाउंड्री है। तो वहीं से बाउंड्री से ही पेरिफेरल हमने बनाया है एडजेक्टिव। आपके शरीर की बाउंड्री के पार्ट्स जो हैं, है ना, समझ गए ना, बाहर बाहर का हिस्सा जो आपका सुन होने लगता है। अंदर से आप हार्ट, आपका दिमाग, है ना, आपकी सब चीज़ें जो है ठीक से काम कर रही हैं, लंग्स वगैरह, आउटर पार्ट को बोलते हैं पेरिफेरल। चलिए, सेंटेंस तो आपने पढ़ लिया, पर भाई साहब इस सेंटेंस में एक एरर है, बड़ी भूल कर दी है इसने। द हिंदू वाले भी कर देते हैं, पकड़ के बताओ अगर पकड़ पा रहे हो तो। करवा दूं मैं? जिन बच्चों को सच में, रियल में ऑनेस्ट होकर के बताना कमेंट्स में जिन्होंने एरर पकड़ी हो। बड़ी आसान सी एरर है। ये सारे कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में आता है यूएम। जिनके लास्ट में यूएम आए, इन्हीं वर्ड्स की बात हो रही है खाली। इनके यूएम की वजह से ये सारे के सारे नाउन्स हैं सिंगुलर। लेकिन अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो इनके आगे एस नहीं लगता। ये स्पेशल नाउन्स हैं, एस बनाने के लिए आप यूएम को निकाल दें और पीछे लगा दें अ। डेटम से डाटा, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया, पोडियम से पोडिया। मीनिंग तो पता है इन सभी नाउन्स का। डेटम यानी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बैक्टीरियम यानी एक बैक्टीरियम, पोडियम यानी स्टेज, स्टेडियम आप समझते हैं। मेमोरेंडम होता है एक ऐसी चीज़ जो आपको याद ताज़ा करवाए मेमोरी में, है ना, मेमोरी जो आप आपकी क्रिएट करे। मैक्सिमम और मिनिमम आप समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम, कम से कम मिनिमम। स्पेक्ट्रम वही लाइट वाला स्पेक्ट्रम, है ना। और करिकुलम का मतलब होता है सिलेबस, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसका सिलेबस। तो ये सिंगुलर है, अगर प्लूरल बनाना हो तो पीछे ए लग जाएगा, यूएम का आप जो है यहाँ से रिमूव करेंगे। अगर ऐसा है तो फिर ये अ बैक्टीरिया जो लिखा ना भाई साहब, ये गलत है। अगर अ ही लग गया तो फिर बैक्टीरियम का इस्तेमाल हो, और अगर बैक्टीरिया लगाना है तो फिर अ को यहाँ से निकाल दिया जाए।
ठीक है। एक्चुअल में होना क्या था इस केस में, यहाँ लिखना चाहिए था अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। टाइप से अ कनेक्ट हो जाता और ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन बैक्टीरिया आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकना, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आराम से पढ़ना है अच्छे बच्चे की तरह, जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले देखो कितने पानी में आप हो, फिर मैं बाहर निकालने की आपको कोशिश करूँगा। चलो, कह रहा है जी वन केस ऑफ डेथ ड्यू टू सस्पेक्टेड जीबीएस हैज़ ऑल्सो बिन रिकॉर्डेड। कह रहा है एक केस भी आया है डेथ का या मौत का, और किसकी वजह से? सस्पेक्टेड जीबीएस की वजह से। ऐसा सस्पिशन है, ऐसा शक है हमें कि जीबीएस ही उसको हुआ था। कह रहा है ये भी रिकॉर्ड हुआ है, इस केस की भी हमें जो है इसके बारे में पता लगा है। और ये था ऑफ अ पेशेंट हु हैड विजिटेड पुणे। ये एक ऐसे पेशेंट का था जो पुणे होकर के आ चुका था, हु हैड विजिटेड पुणे। चलिए वन केस जो है इसकी वर्ब है हैज़ ऑल्सो बिन, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सस्पेक्टेड यानी जिसपे सस्पिशन हो, जिसपे शक हो। हैड विजिटेड क्यों लगा है? क्योंकि पास परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। ये पेशेंट पहले गया था पुणे में, बाद में इसको जीबीएस हुआ जब ये घर लौटा और फिर इसकी डेथ हुई। सारे काम पास्ट में हुए हैं, लेकिन जो सबसे पहले वाला काम है पुणे जाने वाला, उसको पास्ट परफेक्ट में आप बताएंगे। पता ना आपको ये फॉर्मूला पास्ट परफेक्ट कब लगाना है? कह रहा है जी दिस आउटब्रेक रिवील्स द फ्रैजिलिटी ऑफ द स्कैफोल्डिंग द अर्बन सिस्टम्स इन इंडिया आर बिल्ट ऑन। इतना ही पढ़ो, लंबा सेंटेंस है। कह रहा है जी ये जो आउटब्रेक है, ये जो फैलाव है, ये रिवील करता है फ्रैजिलिटी को या भंगुरता को या कमज़ोर होने को। और ये कमज़ोरी किसकी है? उस स्कैफोल्डिंग की है, उस ढांचे की है जिसपे हमारे अर्बन सिस्टम्स, शहरों में भारत में अर्बन सिस्टम्स बिल्ट ऑन है या बने हुए हैं। ढांचा समझते हो ना, ढांचे को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आउटब्रेक हमें बताता है कि हमारे अर्बन सिस्टम्स कितने कमज़ोर ढांचे के ऊपर बिल्ट हैं। और ये कैसे है? कह रहा है जी विथ पैथोजेंस मैनेजिंग टू ब्रीच ऑल सेफ्टी नेट्स दैट ह्यूमंस हैव बिल्ट फॉर देमसेल्व्स। कह रहा है ये सारा काम होता है रोगाणुओं के, पैथोजेंस के मैनेज कर लेने के साथ ही, या इस काम को अंजाम दे लेने के साथ ही। और काम है ब्रीच करने का, उल्लंघन करने का, पार जाने का, सभी सेफ्टी नेट्स के सभी सुरक्षा के जालों के, जो हमने ह्यूमंस ने बिल्ड किए हैं हमारे लिए फॉर देमसेल्व्स। सुरक्षा के जाले क्या हैं? सरकार की तरफ से पानी आता है साफ़ सुथरा, उसमें क्लोरीन मिली होती है। खाना आपको गर्म करके खाना होता है, आपको पता है ना। सारे सेफ्टी नेट्स हमने बना लिए, लेकिन बावजूद इसके ये रोगाणु कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं सारे इन सेफ्टी नेट्स को ब्रीच करना और हमें बीमार करना। और ये ब्रीच क्यों करते हैं भाई? टू इमर्ज थ्रू एंड कॉज हैवक। कि ये इमर्ज थ्रू करें, थ्रू यानी पार, इमर्ज मतलब उभरना, ये उभर करके पार चले जाएं इन सेफ्टी नेट्स के। और ये कॉज करें, ये कारण बने हैवक का, एनार्की का, पेंडेमोनियम का, या फिर अफरा तफरी अराजकता का। बड़ा प्यारा सेंटेंस लिखा हुआ ये सेंटेंस ऐसा है जैसे कोई प्रेमचंद की किताब में से उठाया हो। समझ गए ना, हिंदी वाला कुछ सेंटेंस इंग्लिश में लिख दिया। ये पूरा आउटब्रेक सब्जेक्ट है, ये रिवील करता है प्रेजेंट टेंस में, ये इसकी वर्ब है। रिवील करता है फ्रेजिलिटी को। फ्रेजिलिटी का मतलब होता है जी भंगुरता, किसी चीज़ के वीक होने की क्वालिटी। और फ्रेजिलिटी है उस स्कैफोल्डिंग की, उस ढांचे की, उस स्ट्रक्चर की जिसके ऊपर अर्बन सिस्टम सब्जेक्ट है, आर बिल्ट ऑन इसकी वर्ब है। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज़ फैलाने वाले बैक्टीरिया या वायरसेस, या है ना प्रोटोजुआस, कुछ भी हो सकते हैं, रोगाणु बोलते हैं हिंदी में, है ना। ह्यूमंस की वर्ब है हैव बिल्ट फॉर देमसेल्व्स, हमारे लिए ह्यूमंस ने खुद के लिए बनाया है। चलो अब ये सारे वर्ड्स देख लेते हैं फटाफट, जो मैंने आपको फटाफट बताए हैं। अभी फ्रेजिलिटी थोड़ा डिटेल में देख लो। भंगुरता को बोलते हैं किसी चीज़ के वीक होने की क्वालिटी को। वल्नरेबिलिटी या विटलनेस भी इसको बोल सकते हैं। द आउटब्रेक एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ सिटीज़ हेल्थ केयर सिस्टम। आउटब्रेक ने एक्सपोज कर दिया या रिवील कर दिया भंगुरता को सिटी के हेल्थ केयर सिस्टम की। अगर भंगुर वर्ड आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, तो मिट्टी का कोई भी बर्तन जो होता है ना, वो भंगुर होता है। देखने में आपको लगेगा मजबूत है, तगड़ा है, मटका है ना कोई बड़ा सा, पर जैसे ही आपने गिराया वो चूर हो जाएगा एकदम। ऐसी चीज़ें जो देखने में मजबूत लगें लेकिन चूर चूर हो जाएं, अंग्रेजी में उनको बोलते हैं फ्रेजाइल या भंगुर। चलिए अब ये दूसरा वर्ड था स्कैफोल्डिंग। ये स्कैफोल्डिंग वर्ड अगर याद करना हो तो आप एक काम करो, अपने घर के पास कोई बिल्डिंग बन रही हो ना, वहाँ चले जाओ। बिल्डिंग बनते हुए पता है क्या होता है? बाहर ऐसे लट्ठे से लगे होंगे, देख रहे हो ऐसे, ये पीछे बिल्डिंग बन रही है, आगे क्या होगा? ये लट्ठे से लगे होंगे, लाठियाँ सी। ये लकड़ी की लाठियाँ क्यों लगी हैं आपको मालूम है? ये इसलिए लगी है क्योंकि बिल्डिंग अभी कमज़ोर है। जब तक इसके लेंटर नहीं पड़ेंगे, दीवारें छत ठीक से प्लास्टर नहीं होंगी, तब तक ये गिर सकती है। तो ये स्कैफोल्डिंग या ढांचा ही होता है जो बिल्डिंग को खड़ा रखता है।
बाद में कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, सारे लट्ठे निकाल देगा। तो वो सारे समझ गए ना, लकड़ी के ढांचे को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, वहाँ से वर्ड कनेक्ट करना। एक वर्ड हो रहा है इसमें पैथोजन। देखिए पैथोज यानी बीमारी, जन मतलब पैदा करने वाला, पैथोजन यानी बीमारी पैदा करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको आप बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी बोल सकते हैं, जर्म भी बोल सकते हैं। पैथोजेंस इन कंटेमिनेटेड वाटर कैन लीड टू सीरियस इन्फेक्शंस। जो रोगाणु है दूषित पानी में, वो सीरियस इन्फेक्शंस तक आपको लीड कर सकते हैं। पैथोजन वर्ड आपको पता था, लेकिन इससे जुड़े हुए दो वर्ड्स और हैं जो आपको आने चाहिए। पहला वर्ड है जी, एक सेकंड रुकना, एंटीजन, और दूसरा वर्ड है एंटीबॉडीज। अब क्या होते हैं एंटीजन? देखिए एंटीजन कुछ नहीं है, ये एंटी पैथोजन है। ये एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा फार्मूला है जो पैथोजन को मार देगा। ये कोई वैक्सीन है। और एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर की वो सेल्स हैं जो पैथोजन से फाइट करती हैं। जब भी आप एंटीजन बॉडी में डालेंगे, एंटीबॉडीज बनेंगी और पैथोजन से वो लड़ेंगी। ठीक है, तो याद रखना ये तीनों अलग अलग वर्ड्स हैं। पैथोजन जो बीमारी फैलाए, एंटीजन जो बीमारी को मारने के लिए एंटीबॉडीज़ को पैदा करे, और एंटीबॉडीज़ जो बीमारी से सामने से लड़े। चलिए, हैवक का मतलब होता है अराजकता, अफरा तफरी या बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, है ना। टर्मोइल डिसऑर्डर भी इसको बोल सकते हैं। वो क्या आवाज़ खूब सारी आई है। आगे कह रहा है जी, एनी स्लिप अप इन द मेंटेनेंस और सर्वेलेंस क्लियरली लीड्स टू डिसकम्फर्ट, इल हेल्थ एंड डेबिलिटी फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कह रहा है कोई भी फिर स्लिप अप हो जाए। स्लिप अप का मतलब होता है चूक, गलती, मिस्टेक। या तो मिस्टेक हो मेंटेनेंस में या मिस्टेक हो सर्वेलेंस में। मेंटेनेंस यानी बॉडी को मेंटेन करना। बीमार हुआ है, जीबीएस हुआ है, तो आपकी बॉडी को थोड़ा आराम चाहिए होगा, दवा चाहिए होगी। सर्वेलेंस का मतलब होता है बॉडी के वाइटल्स चेक करना, आपकी हार्ट रेट तो तेज़ नहीं है, आपकी शुगर तो नहीं बढ़ी। कह रहा है कोई भी अगर गलती हो जाए इसके बाद, तो वो सीधे सीधे लीड टू कर जाएगी डिसकम्फर्ट तक या परेशानी तक, इल हेल्थ तक यानी खराब जो है हेल्थ तक, और लास्ट में डेबिलिटी तक। डेबिलिटी का मतलब होता है अपाहिजपना। ठीक है, अपाहिजपना। और किसके लिए? ज़्यादातर लोगों के लिए, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए। चलिए, स्लिप अप यानी मिस्टेक, गलती। वर्ब है इसकी लीड्स टू, डिसकम्फर्ट आपने देख लिया। डेबिलिटी को देख लेना, कल ये वर्ड आया था डेबिलिटेट। डेबिलिटेट किसी को अपाहिज बनाना। डेबिलिटी का मतलब है नाउन फॉर्म में फिजिकल वीकनेस या लैक ऑफ स्ट्रेंथ। जब आप चल नहीं पा रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, हाथ नहीं हिल रहा है, कमज़ोर हो गए इतना, है ना, ऐसी जो है सिचुएशन को बोलते हैं डेबिलिटी। द डिसीज़ लेफ्ट मैनी पेशेंट्स इन अ स्टेट ऑफ डेबिलिटी। डिसीज़ ने छोड़ा बहुत सारे पेशेंट्स को डेबिलिटी की स्टेट में या लैक ऑफ स्ट्रेंथ की अवस्था में। सर्वेलेंस वर्ड आप जानते हैं, इसका मतलब होता है जी सर्वेलेंस का निगरानी, क्लोज ऑब्जर्वेशन किसी के भी ऊपर। सर्वेलेंस बहुत ईजी वर्ड है, लेकिन इसका एक सिनोनिम है जो आपको आना चाहिए, एस्पिनाज। एस्पिनाज एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक टाइप ऑफ सर्वेलेंस है। एक कंट्री जब दूसरी कंट्री के ऊपर करवाती है अपने मुखबिर छोड़ के, या है ना स्पाइस के नेटवर्क के थ्रू। तो याद रखना एस्पिनाज यानी बड़े स्केल पे डिप्लोमेटिक जो है सर्वेलेंस। द हेल्थ टीम इज कंडक्टिंग सर्वेलेंस टू ट्रैक द आउटब्रेक। हेल्थ टीम जो है सर्वेलेंस को कंडक्ट कर रही है, निगरानी को रख रही है आउटब्रेक को ट्रैक करने के लिए, डिसीज़ के फैलाव को समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा साइंस और बायोलॉजी बेस्ड है। फटाफट से इसको करो, एक बार रीडिंग दो खुद से। चलो, कह रहा है जी, जीबीएस इज अ रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन's immune system launches an attack on the peripheral nervous system, leading to tingling, weakness of muscles, numbing and paralysis in arms and legs. कह रहा है जीबीएस जो है ना, ये बीमारी जो है, ये एक रेयर यानी विरली सी, कभी कभी होने वाली यानी रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर यानी बीमारी समझ लो, न्यूरोलॉजिकल मतलब जो न्यूरॉन से जुड़ी हो या बॉडी की आपका जो पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है ना, न्यूरॉन्स वगैरह बॉडी में होते हैं ना, जिनसे इलेक्ट्रिक सिग्नल पास थ्रू होता है कि हाथ को मूव करना है तो हाथ ऊपर हो जाएगा। दिमाग से जुड़ी हुई सारी जो बॉडी के पार्ट्स की जो समझ गए ना कनेक्शन है। और ऑटो इम्यून होता है जी जो खुद के ऊपर ही इम्यून करे, यानी आपकी बॉडी जो है अपने आप के ऊपर अटैक कर रही है, इम्यूनिटी के ऊपर। तो जीबीएस जो है इस टाइप के खतरनाक डिसऑर्डर है जिसमें इन विच एक इंसान का खुद का इम्यून सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, अटैक को लॉन्च कर देती है खुद के ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे।
अपनी बॉडी के ही नर्वस सिस्टम पे, बाहर वाले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे। और ये सारा काम होता है जी लीड टू करते हुए, ले जाते हुए एक तो गुदगुदी तक या टिंगलिंग तक, या फिर वीकनेस ऑफ मसल्स तक, आपके हाथ पाँव में कमजोरी आ जाएगी, फिर नंबिंग आएगी, सुन्न हो जाएंगे, और लास्ट में हो सकता है अनफॉर्चुनेटली पैरालिसिस हो, समझ गए ना, और आर्म्स और लेग्स दोनों में हो, हाथों पाँवों दोनों में हो। अब ये सारा काम कैसा है जी, कह रहा है जी नॉट अनलाइक इन द एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ पोलियो। कह रहा है ये बिल्कुल भी अनलाइक नहीं है, ये बिल्कुल भी अलग नहीं है, ये बिल्कुल भी अछूता नहीं है उस एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस से जो पोलियो में होता है। तो जीबीएस कुछ और नहीं है, ये बड़े बच्चों को होने वाला, एडल्ट्स को होने वाला पोलियो है, ऐसा आप समझ सकते हैं ना। पोलियो में भी क्या होता है, हाथ पांव खराब हो जाते हैं, है ना, लेकिन जीबीएस में, पोलियो तो बचपन में होता है, जीबीएस आपको 60 साल की उम्र में भी हो सकता है। ये इस तरह की बीमारी है। चलो किसी को भी ना हो, जीबीएस सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, डिसऑर्डर है ये, और ये 3 टाइप का डिसऑर्डर है, 2 टाइप का, रेयर ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। पर्सन्स इम्यून सिस्टम सब्जेक्ट है, लॉन्च इज इसकी वर्ब है, हमारा सिस्टम लॉन्च करता है एक अटैक को। ये सारा काम होता है लीड टू करते हुए, ले जाते हुए इन 3-4 चीज़ों की तरफ। टिंगलिंग यानी गुदगुदी, वीकनेस ऑफ मसल समझते हैं, नंबिंग यानी सुन्न हो जाना, पैरालिसिस यानी लकवा। नॉट अनलाइक यानी बिल्कुल भी अलग नहीं, इसको आप नॉट अनलाइक को सिमिलर टू भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिमिलर टू। कह रहा है जी इट कैन बी कॉज्ड बाय वायरल और बैक्टीरियल प्री इन्फेक्शंस एज पर द WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है ये कॉज्ड बाय हो सकता है, इसका कारण हो सकता है वायरल या फिर बैक्टीरियल प्री इन्फेक्शन भी, किसी वायरल और वायरस से और बैक्टीरिया से आपको पहले से कोई इन्फेक्शन था, वो भी इसका कारण हो सकता है। और किसके हिसाब से, ऐसा हमें बताया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इट की वर्ब है कैन बी कॉज्ड, पैसिव वॉइस यहाँ पे लगा हुआ है। कह रहा है जी ग्लोबली इट इज़ एस्टिमेटेड दैट GBS हैज़ एन इंसिडेंस ऑफ 1 to 2 per 1 lakh population एंड इज़ मोर प्रिडोमिनेंट अमंग एडल्ट मेल्स। पूरी दुनिया में ग्लोबली ऐसा माना जाता है, एस्टिमेटेड है, कि जो GBS है इसकी इंसिडेंस जो है, इंसिडेंस किसी भी बीमारी की होती है, उसका मतलब होता है उसके अकर होने की, घटित होने की रफ्तार, कितनी फ्रीक्वेंसी है, कितने लोगों को बीमारी हो रही है। तो GBS की जो इंसिडेंस है या GBS होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1 या 2 लोगों को 1 लाख लोगों में से, और ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, कॉमन है, नोटिसेबल है एडल्ट मेल्स में, ऐसे पुरुषों में जो 18 से ज़्यादा उम्र के हैं। चलिए इट की वर्ब है इज एस्टिमेटेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। GBS की वर्ब है हैज़, इंसिडेंस यानी रेट ऑफ अकरेंस, प्रीडोमिनेंट यानी जो ज़्यादा डोमिनेंट हो, नोटिसेबल हो, ज़्यादा कॉमन हो। द प्रीडोमिनेंट एज ग्रुप अफेक्टेड बाय GBS इज एडल्ट्स, जो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट एज ग्रुप है वो अफेक्टेड बाय जो है GBS से, वो एडल्ट्स है, यानी 18 से बड़े जो है उम्र के लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आराम से इसको एक रीड दे दो फटाफट से। चलो करवा दूं मैं, खुद से वीडियो को पॉज कर लिया करो यार। कह रहा है जी वाइल इंडिया स्पेसिफिक लार्ज एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ऑन GBS आर लैकिंग as testing for GBS in a resource poor setting is difficult. According to a WHO report of 1993, it was estimated that 138 cases of GBS were seen annually in 7 major teaching hospitals. कह रहा है जी वाइल यानी जहाँ, सेंटेंस में वाइल आ गया, मतलब अब एक विरोधाभास या पैराडॉक्स आपको देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। कह रहा है जी जहाँ ऐसा है, कैसा है भाई, कि जो इंडिया से जुड़ा हुआ या खास इंडिया के लिए लार्ज एपिडेमियोलॉजिकल जो स्टडीज़ हैं, स्टडी यानी रिसर्च, लार्ज यानी बड़ी, एपिडेमियोलॉजिकल यानी जो एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड हो, एपिडेमिक से या महामारी से रिलेटेड हो। कह रहा है जी जहाँ ऐसा है कि खास इंडिया के लिए बड़े स्केल पे महामारी की जो रिसर्च है GBS नाम की बीमारी को लेकर के, वो लैकिंग है, वो नदारद है, वो एब्सेंट है। हमारे यहाँ पे ज़्यादा कुछ रिसर्च होती नहीं है, GBS पे हुई भी नहीं है। कह रहा है और क्यों है, कह रहा है वो इसलिए है क्योंकि एज जो टेस्टिंग है GBS की एक रिसोर्स पुअर सेटिंग में, एक ऐसी सेटिंग में, एक ऐसे परिवेश में जहाँ पे रिसोर्स बहुत कम है, जहाँ पे पैसे की बहुत कमी है, कह रहा है वहाँ पे टेस्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बड़ी मुश्किल है। भारत की बात कर रहा है भाई, यहाँ लोगों के पास डायबिटीज़ हो जाता है, शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, वही डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं जाते हैं लोग, है ना, खर्चा ना कर दें। तो हमारे देश में एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी GBS पे तो होगी नहीं। तो कह रहे हैं जहाँ ऐसा है, भारत बहुत फिसड्डी है इस मामले में, और ये किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू WHO रिपोर्ट 1993 के हिसाब से। कह रहा है उसके हिसाब से ये एस्टिमेट किया गया कि 138 केसेस GBS के हर साल देखे जाते हैं एवरेज,
7 मेजर टीचिंग हॉस्पिटल्स में, ऐसे हॉस्पिटल्स जहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी है, MCH बोलते हैं इसको, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो हर साल हमारे यहाँ पिछले 20-30 सालों में कम से कम 138 केसेस GBS के आते हैं। कह रहा है जी ये सारा काम होता है विद अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ केसेस अकरिंग इन एडल्ट्स। इस काम का होता है 75% केसेस के अकर होने के साथ ही एडल्ट्स में, या समझ गए ना, जवान लड़कों में। चलिए सेंटेंस लंबा था, बहुत लंबा था, इनफैक्ट छोटे छोटे पीस करके मैंने आपको पढ़ाया। जहाँ ऐसा है कि भारत बड़ा फिसड्डी है, GBS की स्टडीज़ हमारे यहाँ हुई नहीं है, रिसोर्स पुअर है, पैसा है नहीं, कह रहा है वहाँ फिर भी WHO ने खुद से रिपोर्ट कर बनाई एक स्टडी करी भारत पे, और ये एस्टिमेट किया कि 138 केस भारत में होते हैं एवरेज GBS के, और ये देखे जाते हैं 7 बड़े मेडिकल कॉलेजेस में, एम्स जैसे है ना, बड़े बड़े जो कॉलेज हैं, जिनमें से 75% केस जो हैं वो अकर या हैपन होते हैं एडल्ट्स के अंदर। चलिए लार्ज एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ की वर्ब है आर, लैकिंग यानी कम, जिसकी ज़रूरत हो, जो नीडेड हो, दी स्टडीज़ आर लैकिंग और दी स्टडीज़ आर नीडेड। टेस्टिंग की वर्ब है इज़ डिफ़िकल्ट, रिसोर्स पुअर यानी पैसे से गरीब। इट की वर्ब है वॉज एस्टिमेटेड, पैसिव वॉइस लगा हुआ है। 138 केसेस की वर्ब है वर सीन। चलिए कह रहा है जी वाइल स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड हैव शोन नंबर्स टू राइज इन सीजन्स ऑफ वेदर चेंज, इट इज़ पॉसिबल दैट दिस इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट आउटब्रेक इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री। कह रहा है जी जहाँ स्टडीज़ ने पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसा दिखाया है हमें, परफेक्ट टेंस में रिसर्च ने हमें बताया है कि नंबर्स जो हैं वो राइज करते हैं, नंबर्स टू राइज, दे हैव शोन नंबर्स टू राइज, आंकड़े जो हैं बढ़ जाते हैं उन सीजन्स में जो वेदर चेंज का हो, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी का हो। कह रहा है वहाँ ये चीज़ भी पॉसिबल है कि ये जो हुआ इस साल, ये भारत का सबसे बड़ा आउटब्रेक है, फैलाव इस बीमारी का हमारे लिखे हुए इतिहास में पिछले 200 साल के। चलिए स्टडीज सब्जेक्ट है अगेन, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया में। वर्ब है हैव शोन, परफेक्ट टेंस अगेन। इट की वर्ब है इज और दिस की वर्ब है इज। चलिए एपिडेमोलॉजी देख लेना, एपिडेमोलॉजिकल बना है, एडजेक्टिव है यहाँ पे। एपिडेमोलॉजिकल मतलब जो एपिडेमोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर महामारी विज्ञान से रिलेटेड हो, ठीक है ना। एपिडेमिक समझते हैं ना, पेंडेमिक, एपिडेमिक, वहीं से वर्ड बनाया गया है, महामारियों के ऊपर रिसर्च करना एपिडेमोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना है आराम से, वीडियो को पॉज करके, है ना। 5 सेकंड देता हूँ मैं, आराम से देख लो आप पॉज करके। चलो करवा दूँ। कह रहा है जी पेशेंट्स आर ट्रीटेड विद प्लाज्मा एक्सचेंज और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी एंड मोस्ट रिकवर। कह रहा है पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है GBS के, और कैसे, या तो प्लाज्मा डाला जाता है उनकी बॉडी में, ब्लड से बनता है ना प्लाज्मा, ब्लड में से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर लो, है ना, प्लेटलेट्स वगैरह सब निकाल दो तो पीछे प्लाज्मा रह जाता है। या तो उनकी बॉडी में प्लाज्मा डाला जाए या ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, या फिर इंट्रावेनस उनकी वेन्स के अंदर इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी हो। अब ये पता नहीं क्या है इम्यूनोग्लोबिन, कोई है ना थेरेपी होगी किसी टाइप की जो बॉडी की वेन्स में डाली जाती है इंजेक्शन के थ्रू। कह रहा है जी ऐसे इनको ट्रीट किया जाता है, और ज़्यादातर मोस्ट वो रिकवर भी करते हैं, इस बीमारी से आज़ाद भी हो जाते हैं। पेशेंट सब्जेक्ट है, आर ट्रीटेड इसकी वर्ब है इन पैसिव वॉइस, मोस्ट सब्जेक्ट है, रिकवर इसकी वर्ब है। कह रहा है जी हाउएवर दीज ट्रीटमेंट्स आर मोस्ट इफेक्टिव इफ स्टार्टेड विद इन 2 वीक्स ऑफ फर्स्ट सिम्टम्स, मेकिंग अर्ली डिटेक्शन एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली क्रूशियल। कह रहा है लेकिन हाउएवर ये ट्रीटमेंट्स मोस्ट इफेक्टिव हैं अगर इफ़ ये स्टार्ट हो जाए 2 वीक्स में, 2 हफ्तों में, जो पहला सिम्टम GBS का आपको आया। और कह रहा है ये सारा काम होता है मेक करते हुए, बनाते हुए, शुरुआती दौर में डिटेक्शन को पकड़ लेने को और शुरुआत कर देने को, इनिशिएशन को ट्रीटमेंट के बहुत ज़्यादा क्रूशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो तभी ट्रीटमेंट अच्छी है जब 1-2 वीक में आपकी शुरू हो गई। हफ्ते भर से है तो ठीक है, अगर महीने भर से GBS है तो ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा असर नहीं कर रही। चलिए ट्रीटमेंट सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी आर, मोस्ट इफेक्टिव यानी सबसे ज़्यादा असरदार, स्टार्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, ट्रीटमेंट के लिए आया है। इफ़ स्टार्टेड विद इन 2 वीक्स ट्रीटमेंट्स आर मोस्ट इफेक्टिव। चलिए मेक किया जा रहा है एब्सोल्युटली क्रूशियल, ये चीज़ बना देती है इस चीज़ को, अर्ली डिटेक्शन और इनिशिएशन को बहुत ज़्यादा जरूरी। कह रहा है जी रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स इन पुणे आर इन प्लेस collecting water samples and mounting surveillance on the community, and a central team has also been rushed to affected areas। कह रहा है जी डॉक्टर्स की टीम है, हेल्थ केयर वर्कर्स की रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स, कह रहा है वो पुणे में इन प्लेस है, अपनी जगह पे हैं,
या डिप्लॉय हो चुकी हैं, काम पे लग चुकी हैं। जब भी कोई चीज़ इन प्लेस होती है तो समझ लो वो अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, काम पे लगी हुई है ना, अंडर इफेक्ट है। तो RRT बना चुके हैं डॉक्टर्स की, जो सब जगह घूम रही हैं पुणे के शहरों में, और ये सारा काम हो रहा है कलेक्ट करते हुए वाटर सैंपल्स को और माउंट करते हुए, लगाते हुए सर्वेलेंस को। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी, माउंट का होता है मतलब किसी चीज़ को इंगेज करना, लगाना। आपने CCTV कैमरा लगा दिया, लोगों से बात की, जो बीमार था उसके फ़ोन कॉल निकाले, उससे किससे मिल के आया, लोकेशन देखी। तो ये सारा काम किया जा रहा है, माउंट करा जा रहा है सर्वेलेंस को, और ये किया जा रहा है पुणे की कम्युनिटी पे, वहाँ की आबादी पे। वहीं पे एक सेंट्रल टीम भी है, वो भी रश कर दी गई है, उसको भी जल्दबाजी में भेजा गया है प्रभावित इलाकों में, अफेक्टेड एरियाज़ में। चलिए, RRTs की वर्ब है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स की वर्ब है आर, इन प्लेस होना, अपनी जगह होना, काम पे लगे होना। सेंट्रल टीम की वर्ब है हैज़ ऑल्सो बीन रश्ड, पैसिव वॉइस में इसको जल्दबाजी में रश किया गया है, भेजा गया है इन एरियाज तक। चलिए, लास्ट पैराग्राफ है, आराम से पढ़ना है इसको और फिर अपने आते हैं क्वेश्चंस पे। चलो, कह रहा है जी, इट इज़ की टू इंश्योर दैट ऑल मेजर्स आर इन प्लेस टू पिक अप पेशेंट्स एंड इनिशिएट ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। कह रहा है ये चीज़ अब की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंश्योर करना, पक्का करना। इंश्योर को हिंदी में बोलते हैं सुनिश्चित करना या पक्का करना। कह रहा है ये चीज़ अब बड़ी ज़रूरी है, इंश्योर की जाए कि सारे मेजर्स, सारे कदम इन प्लेस हैं, अपनी अपनी जगह हैं। और क्यों? ताकि पिकअप किया जा सके, पेशेंट्स को उठाया जा सके। पिकअप करने का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। चाहे आपने किसी पेशेंट को पकड़ लिया, पकड़ने का मतलब आपको पता लग गया इस घर में रहता है, यहाँ पे इसको GPS है, तो इसको आपने पकड़ लिया, पिकअप कर लिया, तो आपको सारे मेजर्स रखने होंगे इन प्लेस, और इनिशिएट किया जा सके, शुरू किया जा सके उसकी ट्रीटमेंट को, इलाज को जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। इट की वर्ब है इज, की वर्ब है की, यहाँ पे एडजेक्टिव है की टू इंश्योर। याद रखेंगे की टू, इसमें टू एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो अपने बाद नाउन या वर्ब की ING फॉर्म को लेता है। की टू, अकस्टम टू, यूज टू, हैबिचुअल टू, इम्यून टू, विद अ व्यू टू, याद है ना सारे फ्रेजेस। तो की टू इंश्योर गलत है भाई साहब, यहाँ पे आना चाहिए की टू इंश्योरिंग, है ना, ये फ्रेज अपने बाद वर्ब की ING फॉर्म लेगा। ऑल मेजर्स की वर्ब है आर, इन प्लेस होना, अपनी जगह पे होना, इनिशिएट करना, शुरू करना। करा इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द लोकल एंड स्टेट गवर्नेंस टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रेसिडेंट्स एंड इंश्योर दैट एडिक्वेट सोशल मैसेजिंग is provided periodically on avoiding contaminated unhygienic foods। कह रहा है जी अब ये भी ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी, एक सेकेंड, कह रहा है जी ये भी ड्यूटी है, इट इज़ द ड्यूटी लोकल और स्टेट गवर्नेंस की, वहाँ के स्थानिक और राज्य के प्रशासन की, कि वो प्रोवाइड करें या ला के दें एकदम जो है साफ ड्रिंकिंग वाटर सभी रेसिडेंट्स को, वहाँ के बाशिंदों को, रहने वालों को। और ये भी इंश्योर करें कि पर्याप्त तौर पे या काफ़ी तौर पे सोशल मैसेजिंग ज़रूर हो, वो प्रोवाइड की जाए, बार बार की जाए, पीरियोडिकली की जाए। और वो इसलिए हो, सोशल मैसेजिंग, सामाजिक संदेश इसलिए हो कि वो अवॉइड करें लोग वहाँ के कि कंटेमिनेटेड वाटर और अनहाइजीनिक फूड को, दूषित और गंदे खाने को और पानी को। तो अब ये काम ज़रूरी है ना, गंदा पानी और गंदा खाना खाने से बीमारी होती है, इस चीज़ को वहाँ के प्रशासन के द्वारा फैलाया जाए पुणे की आबादी में। चलिए, इट की वर्ब है इज, इंश्योर करना, पक्का करना। सोशल मैसेजिंग यानी सामाजिक संदेश, न्यूज़पेपर, रेडियो, TV के थ्रू, वर्ब है इसकी इज़ प्रोवाइडेड। पीरियोडिकली यानी बार बार जो काम हो सके, हर कुछ दिनों से, हर कुछ घंटों से। कंटेमिनेटेड यानी दूषित, डर्टी, गंदा, पॉल्यूटेड। हाइजीनिक और अनहाइजीनिक स्पेलिंग देख लेना इसकी। हाइजीन वर्ड भी ऐसा ही वर्ड है जिसकी स्पेलिंग आप ना लिख पाओ अगर आपको याद ना हो तो। हाई जीन, जीन की स्पेलिंग होती है ना GENE, उसमें जी के बाद आई लगाना होता है, हाई जीन, ऐसे ही वर्ड याद रखना। हाइजीन मतलब सफाई, अनहाइजीनिक यानी गंदा। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, ये 3 वर्ड्स देख लेना, इंश्योर, अश्योर और इंश्योर। देखने में तीनों एक जैसे हैं लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है। इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को पक्का करना, सुनिश्चित करना। अश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, आई अश्योर यू ऑफ गुड रिजल्ट, मैं आपको अच्छे रिजल्ट का भरोसा दिलाता हूँ। अक्सर अश्योर के बाद में ऑफ लगा करके बताया जाएगा जिस भी चीज़ का आप भरोसा दिला रहे हैं, ठीक है। तो इंश्योर पक्का करना, अश्योर भरोसा दिलाना। इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को इंश्योरेंस करवाना। अगर गाड़ी का इंश्योरेंस आपने लिया तो गाड़ी को इंश्योर किया, अगर आपने, समझ गए ना, ये अलग वर्ड है।
तो तीनों अलग वर्ड्स हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को, जल्दी से आ जाओ अपने क्विज पे। उससे पहले अपना एक छोटा सा है ना एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। आउटब्रेक यानी तेज़ी से होने वाला फैलाव किसी भी खराब चीज़ का, चाहे बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, आग हो, है ना, गंदी चीज़ों का। और ये वर्ड जुड़ा हुआ है ऑनसेट से। ऑनसेट का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत, पहले होगा ऑनसेट फिर होगा आउटब्रेक। कंटेमिनेटेड यानी पोल्यूटेड, जो गंदा हो, अनसेफ हो, है ना, हार्मफुल हो। पेरिफेरल यानी बाहर की तरफ का, पेरीफेरी का, बाउंड्री का। चलो अगला वर्ड है जी सस्पेक्टेड, जिसपे सस्पिशन हो आपको, जिसपे शक या डाउट हो, ठीक है ना। फ्रेजिलिटी होती है आपके फ्रेजाइल या भंगुर होने की क्वालिटी। फ्रेजाइल होता है मटका मिट्टी का, देखने में मजबूत लेकिन नीचे पटकते ही चूर चूर हो जाता है मिट्टी से, है ना। स्कैफोल्डिंग वो लट्ठे होते हैं जिसको लगा करके किसी बिल्डिंग को खड़ा किया जाता है। लकड़ी के वो बल्लियाँ होती हैं जिसपे कोई भी इमारत को बनाते हैं, ढांचे को बोल देते हैं अपने आजकल स्कैफोल्डिंग। स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क भी इसके सिनोनिम्स हैं। पैथोजन वो रोगाणु हैं जिनसे बीमारी होती है। पैथोजन से फाइट करने के लिए आपकी बॉडी को चाहिए होती है एंटीबॉडीज़, और एंटीबॉडीज़ बॉडी तब तक नहीं बनाएगी जब तक आप उसमें एंटीजन नहीं डालेंगे। एंटीजन वो दवाई या वैक्सीन है जो बॉडी को लड़ने के लिए ताकत देती है, ठीक है। तो पैथोजन का दुश्मन है एंटीजन, और एंटीजन बनाता है एंटीबॉडीज़ को। हैवक का मतलब होता है अराजकता, डिसऑर्डर, पेंडेमोनियम, डिस्ट्रक्शन, केओस, जो एक तरफ हर तरफ फैल जाती है ना, हैवक। सर्वेलेंस होती है निगरानी। ये वर्ड बड़ा इजी है लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट सिनोनिम है एस्पिनाज, ठीक है। एस्पिनाज जो डिप्लोमेटिक निगरानी होती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे करवाती है। डेबिलिटी, डेबिलिटी का होता है मतलब आप इतने वीक हो गए हैं कि आप हाथ पांव भी नहीं ला पा रहे हैं, डेबिलिटेट हो चुके हैं, अपाइज हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं ना, डेबिलिटी। प्रीडोमिनेंट यानी जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल हो, प्रधान हो, लीडिंग हो, प्रिंसिपल हो। एपिडेमोलॉजी होती है स्टडी ऑफ एपिडेमिक्स या पैंडमिक्स, महामारी विज्ञान होती है एपिडेमोलॉजी, उसी से एडजेक्टिव बनाया गया है एपिडेमोलॉजिकल। माउंट का मतलब होता है किसी चीज़ को खड़ा करना, सर्वेलेंस को, किसी दीवार को माउंट करते हैं, डिफेंस को माउंट करते हैं। ये जो दूसरा वाला मीनिंग मैंने लिखा है ये आज वाली क्लास पे लागू नहीं पड़ता। माउंट वर्ड के कई मीनिंग्स हैं, चलो फिर किसी क्लास में इसके सारे मीनिंग्स आपको करवाऊंगा। एंश्योर, अश्योर, इंश्योर देख लेना, तीनों अलग वर्ड्स हैं। एंश्योर यानी पक्का करना, अश्योर यानी भरोसा दिलाना, इंश्योर का मतलब है किसी चीज़ का इंश्योरेंस खरीदना। चलिए रैप अप करें क्लास को, कैसी लगी? पूरा पैकेज बना करके लाए हैं ताकि सीख सकें और जल्दी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करो भाई। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इस आर्टिकल की थीम को सही तरीके से कैप्चर करता है? थीम का मतलब है इस आर्टिकल को क्यों लिखा गया, एक सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस बताएगा इसके लिखने की वजह। देखो आर्टिकल लिखा गया है ना तो अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए, हर बीमारी में अर्ली डिटेक्शन का कुछ काम नहीं है ना, ये जीबीएस के लिए लिखा गया ना आर्टिकल। लेकिन जीबीएस से भी ज़्यादा ये आर्टिकल बताता है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना कमज़ोर है। घरों में आने वाला पानी सरकार की तरफ से भी इतना गंदा है कि हमें उससे इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो प्रिवेंट करना है हेल्थ क्राइसिस को, लेकिन वल्नरेबल होने की वजह से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के हम इस काम को नहीं कर पा रहे। शहरों में झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, वहाँ कैसे बीमारी ना हो, आप जाओ वहाँ पे चलने की जगह नहीं है ना। चलो फर्स्ट में आपका आंसर बन गया जी सी, कमजोरी हमारे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की। सेकंड पे आओ, कह रहा है जी अर्ली डिटेक्शन क्यों जरूरी है जीबीएस के केस में, इस चीज़ को एम्फोसाइज क्यों किया गया है, जोर डाल के क्यों बताया गया है? सिंपल रीज़न है भाई, आर्टिकल आप पढ़ चुके हो। 2 हफ्ते में अगर ट्रीटमेंट हो गया तो हो गया, बाद में चिड़िया चुग गई खेत। बिकॉज ट्रीटमेंट इज ओनली इफेक्टिव विद इन फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट, ठीक है। सेकंड में बी आंसर बनेगा आपका। थर्ड पे आओ, कह रहा है जी इनमें से कौन सा मेजर, कौन सा कदम हमारा आर्टिकल बहुत स्ट्रांगली एडवोकेट करता है या उसकी पैरवी करता है फ्यूचर में आने वाले डिसीज आउटब्रेक्स को रोकने के लिए? कौन सा काम हमें या सरकार को कर देना चाहिए ताकि ऐसे आउटब्रेक्स ना हो? देखो लॉकडाउन वॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, वैक्सीनेशन भी करवा लिया, और इसके बाद हॉस्पिटल बेड लगाने से भी कुछ नहीं होगा। बेड कितने भी लगा लो, पेशेंट अगर आने हैं तो आएंगे ही। आपको तो साफ़ पानी देना है लोगों को घरों तक, और स्प्रेड करना है अवेयरनेस को हाइजीन प्रैक्टिसेस को लेकर के। आपके लिए भी बता रहा हूँ, घर में कम से कम पानी देखो, सुनिश्चित करो साफ़ हो। अगर घर में आरओ नहीं लगा सकते हो तो कम से कम अपने पानी को उबालो, सरकार के भरोसे मत रहो, पानी में कुछ भी हो सकता है। और दूसरा, रेडियो से खाना बंद कर दो। ये जो मोमोज, पानी पकौड़ी, ये क्या खाते हो आप? सब खाते हो ना, मैं भी खाता हूँ, आप भी खाते हो।
मैंने तो बहुत पहले एक अपना उसूल बना लिया है, कभी भी किसी रेडी से खाना नहीं खाऊंगा गंदे हाथों का बना हुआ। तो ये अवेयरनेस की बात है ना। इन बीमारियों के फैलने का रीज़न यही है कि आपको गोलगप्पे खाने होते हैं किसी गंदे हाथ से बने हुए। ये काम भी आपको बंद कर देना चाहिए। चलो लास्ट कुछ क्वेश्चंस है, खुद से सॉल्व करेंगे आप। हैवक, डेबिलिटी और स्कैफोल्डिंग, इन तीनों में से किसका मीनिंग होता है सपोर्ट करने वाली स्ट्रक्चर या ढांचा? एपिडेमोलॉजी क्या होती है, एस्पिनाज क्या होता है, और डिजीज़ को फैलाने वाले रोगाणुओं को क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं या पैथोजन बोलते हैं? बड़े आसान क्वेश्चंस हैं। 3 एरर्स मिलेंगी लास्ट में। पहली मिलेगी इस फ्रेज की वजह से, दूसरी आपको मिल सकती है इस वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है ना, इस वर्ड की वजह से। देख लेना आराम से। 4 से लेकर के 10 यानी 7 क्वेश्चंस के आंसर्स फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे आपको। चेक करो आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले, ज़रूर से बताना। कल की क्लास में आपसे होगी मुलाकात। जरूर से क्लास को एक लाइक और एक शेयर दें, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।